नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तिवारी स्टडी जोन से मैं दीपा तिवारी। एमपीपीएससी के पेपर सेकंड के खंड बा से आज हम अर्थव्यवस्था एवं समाजशास्त्र के सिलेबस की चर्चा करेंगे और उसमें सार्क, नीति आयोग वगैरह की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सार्क को पहले हम एमपीपीएससी प्री के हिसाब से समझेंगे, उसके बाद हम डिटेल में मेंस में जाएंगे। ये पेपर सेकेंड के खंड बा का यूनिट फर्स्ट का सिलेबस में सार्क, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ और इंग्लिश में है कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में और स्थापना हुई थी 7 या 8 दिसंबर के बीच 1985। इस संगठन में जो 5 स्तंभ है वो ये है कि शिखर सम्मेलन, मंत्री परिषद, स्थायी समिति, तकनीकी समिति और सचिवालय, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शिखर सम्मेलन, जो अभी तक 22 सम्मेलन हो चुके हैं 2018 तक। और जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ढाका में 1985। अब हम इसकी मेंस के हिसाब से विस्तार से चर्चा करेंगे। सार्क, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या संगठन और इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1980 में से ही बहुत जोर लगाया था। दक्षिण एशिया के राष्ट्र अपने अपने स्तर पर प्रयासरत थे कि पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र में भी बढ़ावा देना चाहिए। तो 7 से 8 दिसंबर के बीच में 1985 में एक औपचारिक निर्माण हुआ और सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। सार्क के संगठन सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। उद्देश्य है इसका एकमात्र क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क के चार्टर अनुच्छेद 1 में निम्न उद्देश्य बताए गए हैं: जनमानस के कल्याण को प्रोत्साहन देना तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करना, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास की गति को बढ़ाना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, इसे साथ ही मजबूत बनाना, परस्पर विश्वास, समझ तथा एक दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना, सामान्य हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को सशक्त बनाना, सामान्य उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। इसके संगठन के जो स्तंभ हैं: पहला शिखर सम्मेलन, दूसरा मंत्री परिषद, तीसरा स्थायी समिति, चौथा तकनीकी समितियां, पांचवा सचिवालय। शिखर सम्मेलन सार्क की सर्वोच्च सत्ता सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन से निहित है, जो प्रतिवर्ष आयोजित होती है। अभी 2018 तक 22 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला ढाका में 1985 में हुआ था। मंत्री परिषद, यह संगठन की दूसरी प्रमुख इकाई है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाई जाती है और अधिक भी बैठकें हो सकती हैं। उनका प्रमुख कार्य नीति निर्धारित करना, सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा कर क्षेत्रों का निर्धारण करना इत्यादि। स्थायी समिति, इसके सदस्य देशों के विदेश मंत्री होते हैं। तकनीकी समितियां, इनमें सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ये स्थायी समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। सचिवालय सार्क की प्रशासनिक सेवा संबंधी संस्था है, जिसका प्रमुख कार्य सदस्य राष्ट्रों की बैठकों का आयोजन, संगठन की विभिन्न इकाइयों में समन्वय स्थापित करना तथा उनकी कार्यप्रणाली की देखरेख करना है। इसमें एक महासचिव, 7 निदेशक तथा कर्मचारियों का स्थायी स्टाफ पाया जाता है। महानिदेशक
की नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा सदस्य राष्ट्रों के मनोनयन पर 2 वर्षों के लिए की जाती है। जो प्रेजेंट में रोल है सार्क का, सदस्य राष्ट्रों के मध्य तनाव, परस्पर भय और अविश्वास के बावजूद कृषि, ग्रामीण विकास, मौसम विज्ञान, दूरसंचार, पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति आदि क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। फिर भी यह तो सच है कि इतने वर्षों के समय काल में सार्क उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सका जितना कि आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने प्राप्त की है। इसका जो प्रमुख कारण है वो है आपसी मतभेदों को दूर कर सिद्धांतों की घोषणा के साथ ठोस प्रयास करने चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों नीति आयोग की। 65 वर्षों में पूरे देश में 65 वर्षों से पूरे देश में एक ही नीति चल रही थी। इस नीति को 1 जनवरी 2015 में सरकार ने फेरबदल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात नीति आयोग के गठन की घोषणा कर दी और भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगरिया को उसका सभापति नियुक्त किया गया। इसके पहले जो योजना आयोग था उसकी बात कर लेते हैं कि उसका गठन 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा ही हुआ था और उसके स्थान पर नीति आयोग कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा ही किया गया है। प्रथम योजना आयोग अध्यक्ष जो थे वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। नीति आयोग में के सभापति के रूप में प्रधानमंत्री रहते हैं, उप सभापति एक, पूर्णकालिक सदस्य 5, पार्ट टाइम सदस्य 2, केंद्र के 4 मंत्री उसमें सदस्य के रूप में रहेंगे। प्रधानमंत्री का जो रोल रहता है जनहितकारी विकास में भागीदारी एजेंडा के साथ सशक्तिकरण और समानता इसके मार्गदर्शक सिद्धांत रहेंगे। आखिर नीति आयोग क्यों लाना पड़ा? इसके प्रमुख कारण ये हैं। पहला कारण जो है वो ये है कि सभी के लिए एक समान नीति के युग का अंत करना। कैसे? योजना आयोग द्वारा पूरे देश के लिए लगभग एक जैसी नीति बनाना सही तरीका नहीं था। कोई भारत में इतने सारे राज्य हैं, कोई राज्य कृषि प्रधान है तो कहीं उद्योगों की बहुलता है तो कहीं खनिज की, कहीं प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है तो कहीं बहुत अधिक है। तो एक जैसी नीति पूरे देश में सफल नहीं हो पा रही थी। नए नीति आयोग में भारत की बहुधा और विविधता का भी सम्मान होगा। आगे है राज्यों का सशक्तिकरण। नीति आयोग में समस्याओं का निदान करने हेतु राज्यों के समूहों में क्षेत्रीय काउंसिल्स का भी निर्माण होगा जिनके सदस्य मुख्यमंत्री एवं उपराज्यपाल होंगे। नीति आयोग के सभापति अथवा उनके प्रतिनिधि इन क्षेत्रीय काउंसिलों के सभापति रहेंगे। निजीकरण की युग में योजना। भारत अभी तक एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है और इस व्यवस्था को समाप्त करने का कोई कारण नहीं। देश में एक विशालकाय सार्वजनिक क्षेत्र है। बैंक, बीमा कंपनी, कोयला, इस्पात, रेलवे, पेट्रोलियम, मशीनरी, नागरिक उड्डयन सहित कई महत्वपूर्ण व्यवसाय शामिल हैं। अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हालांकि लाभ कमाते हैं, फिर भी लाभ कमाने से ज़्यादा नागरिक सुविधा, रोजगार, सर्वसमावेशी विकास की नीति क्रियान्वयन में सरकार को ठोस मदद जरूर करते हैं। सरकार की योजना में सरकारी बैंक, बीमा कंपनियों की भूमिका सर्वविदित है। हाँ, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण अर्थात एलपीजी के युग में देशी और विदेशी कंपनियों की भूमिका जरूर बढ़ गई। इस दृष्टि से नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सिद्धांत सही है। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। कृषि के बाद अधिकतर रोजगार लघु कुटीर उद्योगों और छोटे व्यवसाय में निहित है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्पी, दस्तकार, जुलाहे, मछुआरे इत्यादि आते हैं। 90 के दशक से पहले सरकारीकरण और बाद में निजीकरण व भूमंडलीकरण दोनों मार्ग भारत की आत्मा से निकले हुए नहीं थे। इसलिए देश के अधिकतम लोग व्यवसाय और क्षेत्र विकास की दृष्टि से अछूते रहे हैं। गांव लगातार पिछड़ते गए। कारीगर, शिल्पकार,
हस्तकार लुप्त होते गए, अमीरों की बढ़ती अमीरी। ऐसे में भूमंडलीकरण के प्रबल समर्थकों को नए नीति आयोग में प्रमुख भूमिका देकर नीति निर्माण का काम देने से देश का कितना भला हो पाएगा, यह भविष्य बताएगा। नीति आयोग जो सूचकांक जारी करता है प्रतिवर्ष, उनकी लिस्ट दी हुई है। हेल्थ सिस्टम फॉर न्यू इंडिया, क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, कंपोसाइड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ट्रांसफॉर्मिंग द आइसलैंड थ्रू क्रेडिटिविटी एंड इनोवेशन। ये कुछ सूचकांक हैं जो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्री में देखने मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।